नाउ ये चैप्टर में आखिर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिया है और IFRS करके कंसेप्ट है। सो लेट अस अंडरस्टैंड ये होता क्या है और इसका मायने क्या है। नाउ जो प्रिंसिपल्स हमने देखे तो वो प्रिंसिपल्स जैसे मैंने बताया कि चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, सिग्नल रेड है तो क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये प्रिंसिपल्स है, ईमानदारी से जीना चाहिए, लेकिन लोग जीते नहीं है। तो गवर्नमेंट ने लीगल लाया कि लाल सिग्नल क्रॉस किया तुमने तो 500 रुपए का फाइन, हेलमेट पहनना चाहिए सेफ्टी के लिए, लोग नहीं पहनते। लेकिन लॉ ने क्या बोला, इफ यू आर कॉट हेलमेट नहीं पहना तो कितना फाइन है, कितने का फाइन है बताओ? 500 रुपए का फाइन है, करेक्ट? 500। करीबन 500 रुपीज का फाइन है। तो बिकॉज प्रिंसिपल लोग मानते नहीं है, ठीक है, अक्सर लोग प्रिंसिपल मानते नहीं है, ये फैक्ट है। तो अभी होता क्या है, प्रिंसिपल मानते नहीं है तो लॉ तो लाना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने एक बोर्ड सेटअप किया था जिसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बोलते हैं, ठीक है, ASB। ये लोग अब जैसे इन्वेंट्री स्टॉक, मैंने क्या बोला था, गोल्ड का या डेप्रिसिएशन का, ठीक है, डेप्रिसिएशन जो है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन और एक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मैंने बताया था, ख्याल में है तुमको? एक अभी स्ट्रेट लाइन बताया, लाख रुपए में 10,000, 10,000 पहले साल सेम रहेगा, फिर इधर 10,000 देगा 9,000। तो डेप्रिसिएशन में एक जमाने में 8 से 10 मेथड थे। तो अभी तुम होंडा मोटर कंपनी और हीरो को कंपैरिजन करोगे तो एक प्रॉब्लम होगी। होंडा कंपनी स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है, हीरो कंपनी रिड्यूसिंग बैलेंस फॉलो करती है, तो दोनों के प्रॉफिट अलग आएंगे। डू यू एग्री? डू यू एग्री? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 जो है, वैसे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो ICAI ने बनाया, देर आर 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, 32, एक से लेकर 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जिसमें 6 नंबर का AS6 बात करता है डेप्रिसिएशन की, जिसमें सारा डेप्रिसिएशन को क्लियर करके दिया हुआ है कि भाई जो भी कंपनीज है उनको पहले डेप्रिसिएशन के बारे में जो कहा वो बताया जा रहा है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक तो इश्यू होता है या उसमें बदलाव करने की ताकत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इसलिए बनाया है कि तुम कंपैरिजन जब करोगे दो कंपनीज का और दोनों कंपनीज के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे लागू हो जाता है कि उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मदद से ही अकाउंट्स बनाना है। अभी एक सिंपल सा है, तुम जब ब्रेड लेते हो, ब्रेड का वेट क्या रहता है तुमको पता है? ब्रेड का वेट क्या रहता है, कभी सुना है? इट इज नॉर्मली ऑलवेज 400 ग्राम्स, मेजोरिटी ब्रेड का वजन 400 ग्राम रहता है, ठीक है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। तो तुम मॉन्जिनीस का ब्रेड और जागीरदार कंपनी का ब्रेड कंपेयर कर सकते हो? आंसर इज यस। दोनों 400 ग्राम के ब्रेड है, क्योंकि वजन स्टैंडर्ड है दोनों का। हाँ, कंटेंट में फर्क होगा, लेकिन वजन सेम है, तो कंटेंट का किसका अच्छा है वो तुम कंपेयर कर सकते हो। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो कोड ऑफ कंडक्ट है जो प्रोफेशनल बॉडीज जैसे ICAI ने कंपलसरी किया है अकाउंटेंट्स इंडिया में, CA वालों को, जिससे तुमको फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट समझने में आसानी होगी।
यूनिफॉर्म प्रोसीजर, यूनिफॉर्म मतलब होंडा और हीरो भी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, मतलब तुम कंपैरिजन आराम से कर पाओगे। जैसे मैंने बताया ब्रेड 400-400 ग्राम के हैं, तो तुम आराम से कंपेयर कर सकते हो क्योंकि दोनों का वजन सेम है। क्योंकि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है सब ब्रेड जो स्टैंडर्ड साइज के रहेंगे वो 400 ग्राम के रहेंगे, और मैंने ऑलरेडी बताया कंपैरिजन पॉसिबल हो जाता है, और फिर रिलायबिलिटी ज्यादा रहता है ना। अब तुमको एक एग्जांपल देता हूं। अभी गोल्ड के लिए अभी एक नया मार्क आया है, तुमने सुना है? सुना है क्या? नहीं सर। गोल्ड को अ, अभी कंपलसरी रेट करना पड़ता है या मार्किंग करना पड़ता है। जो भी ज्वेलरी है ना उसको कंपलसरी एक बोलते हैं ना गोल्ड स्टैंडर्ड या गोल्ड क्या बोल सकते हैं, तुम गोल्ड के अंदर के साइड देखोगे ना, उसमें अभी एक नया कंसेप्ट आया है जिसमें तुमको जब भी गोल्ड खरीदोगे तो वो कितना बोलते हैं ना प्रिसाइस है या कितना उसके अंदर क्या बोलते हैं ब्रांड है, ठीक है। मैं तुमको बताता हूँ उसको अभी क्या नाम दिया गया है। तुमने हॉलमार्क सुना है? हॉलमार्क, हॉलमार्क सुना है? हॉलमार्क गोल्ड सुना है तुमने? यस और नो? यस सर। मैं तुमको बताता हूँ, मेरे पास एक बहुत अच्छा मेरा स्टूडेंट है खुबानी ज्वेलर्स, उसका एक ये है। क्या तुमको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? नहीं सर। एक मिनट में इसको, क्या अभी दिख रहा है तुमको? क्या अभी दिख रहा है मैं जो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ? हाँ सर। ये मेरा फेसबुक में मेरा एक स्टूडेंट है खुबानी ज्वेलर्स, उन्होंने बहुत अच्छा लाया था कि गोल्ड खरीदने से पहले तुमको ये जो है ना लोगो दिख रहा है अंदर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का, हाँ। इससे पता चलता है ये ज्वेलर कौन सा है, पता चलता है, ठीक है। ये गोल्ड प्योरिटी कितना है, 22 कैरेट है, कितना कैरेट है पता चलता है, ये लोगो पता चलता है। और ये तुम जब आई थिंक स्कैन करोगे ना तो कहाँ पे हॉलमार्क हुआ है, कहाँ पे बना है, आई थिंक ये डिटेल्स पता चलता है। और ये इंडिया में कंपलसरी हो गया है, मुझे लगता है जून से कंपलसरी होना था 1 तारीख से, लेकिन गवर्नमेंट ने 15 दिन का एक्सटेंशन दिया था। पिछले महीने से इंडिया में सारे के सारे गोल्ड ज्वेलरी अभी ये हॉलमार्क के बिना बेच नहीं सकते। समझ में आया तुमको? हाँ सर। तो ये हॉलमार्क कंपलसरी कर दिया है गवर्नमेंट ने सबके लिए, मतलब नोबडी कैन अवॉइड नाउ ये जो हॉलमार्क है। सो ओके, नाउ रिलायबिलिटी कब रहेगा? जब तुमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया है। जब सीए का ऑडिटर रिपोर्ट देना पड़ता है उसमें उसको बताना पड़ता है कि उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो कायदे हैं बनाने के लिए वो फॉलो किए हैं। सो जब तुम रिलायंस का अकाउंट चेक करते हो तो डू यू एग्री वो ज्यादा रिलायबल होगा, क्योंकि सीए ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को नजर में रखते हुए वो बनाया है। स्वीकार रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। और लास्ट का टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट इफेक्टिवली, जैसे गोल्ड ज्वेलर को हर एक गोल्ड ज्वेलरी में मैंने 4 सिंबल्स बताए थे वो होना ही चाहिए, तभी लीगल रिक्वायरमेंट मीट होगा, नहीं तो वो लोग बेच नहीं पाएंगे। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था। अभी आईएफआरएस क्या होता है? अभी वर्ल्ड क्लोज आते जा रहा है। वर्ल्ड अभी बोलते हैं ना जितना टेक्नोलॉजी आ गया है उतना बहुत क्लोज आ गया है। अभी क्या होता है, इंटरनेशनल इंडिया का जो अकाउंटिंग बोर्ड है उसको क्या बोलते हैं? एएसबी बोलते हैं, ठीक है।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो बोर्ड है इंडिया का, उसको ASB बोलते हैं। लेकिन कुछ संस्थाओं ने मिलकर एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया, ठीक है। उसमें कुछ देश शामिल है, इंडिया और यूरोप के कुछ देश शामिल है। तो ये लोग क्या करते हैं, 10 देश ने मिलकर इसको फॉर्म किया। उस समय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी था 1973 में। अमेरिका का एक गैप सिस्टम वो लोग फॉलो करते हैं। सो अभी क्या होता है कि ये जो IFRS करके जो स्टैंडर्ड्स है, उसमें करीबन 140 देश मानते हैं। अब जो डेप्रिसिएशन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 में मैंने तुमको बताया था, डू यू एग्री? ठीक है, ये इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अब एक बात बताओ, एक BMW यूरोप की कार है, ठीक है, और इंडिया में भी चलती है। मेरा एक सवाल तुमसे है कि क्या इंडिया की मारुति यूरोप में चल सकती है? यस और नो? चल सकती है, वहां पे भी लेफ्ट व्हील ड्राइव यदि है तो इंडिया के पोल्यूशन नॉर्म्स यूरोप की तरह है, तो चल सकता है। तो IFRS क्या करता है, इसमें साउथ कोरिया, ब्राजील, इंडिया, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, चिली, टर्की, सिंगापुर सबने स्वीकारा। सो अभी क्या होता है, जो इंटरनेशनल जो IFRS है, ठीक है, वैसे वहां पे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी था, और उन्होंने एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड सेटअप किया 2001 में। तो ये लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, ठीक है। IFRS के जो स्टैंडर्ड्स ये लोग बनाते हैं, और वही स्टैंडर्ड्स के दम पर इंडिया वैसे टाइप के स्टैंडर्ड स्वीकारता है या बनाता है। जैसे कि ऐसे सोचो कि अमेरिका के जो या यूरोप के जो कार्स है वो 36 इंच के होने चाहिए, या ऐसे सोचो कि 6 फुट के होने चाहिए। तो इंडिया भी करीबन 6 फुट के बनाएगा, क्योंकि इंडिया ने IFRS के स्टैंडर्ड जो बनाए हैं, ठीक है, वो 6 फुट के अंदर इंडिया थोड़ा बदलाव कर देगा। सो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उसको इंडिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया क्या करेगा, वैसे टाइप का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएगा जो फॉरेन का स्टैंडर्ड है। सो जैसे इंडिया ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वैसे बनाया इंडियन कंडीशन के लिए, जो कि IFRS के सिमिलर है। सो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल कंपैरिजन में भी काम में आ सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? तुम्हारी आवाज नहीं पहुंच रही है। समझ में आ रहा है तुमको? हाँ या ना बोलो, नहीं आ रहा तो वापिस बताता हूं मैं। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको और बेटर बताने के लिए, सपोजिटली सारे के सारे कॉलेजेस किसको रिपोर्ट करते हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। डू यू एग्री? थोड़ा जवाब दो तो मुझे आवाज क्लैरिटी आए। बोलो ना। खुशी, शेवियर, वेदवती, आवाज आ रही है तुमको मेरी? यस। अच्छा मुझे बताओ, विजडम हाई का जो अकाउंट्स का सिलेबस है, क्या वो BYK से अलग है क्या सेम है? वो तो सेम रहेगा, महाराष्ट्र बोर्ड ने सेट किया है। तो जो भी आंसर शीट विजडम हाई का स्टूडेंट लिखता है और BYK का लिखता है, क्या कंपेयर कर सकते हैं? इजीली, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, ठीक है। लेकिन डू यू ऑल्सो एग्री कि जो CBSE है, CBSE का सिलेबस थोड़ा ज्यादा एडवांस्ड है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? CBSE का अकाउंट्स 12th का ज्यादा एडवांस्ड है, हाँ सर। बट CBSE का अकाउंट्स और महाराष्ट्र बोर्ड का अकाउंट्स काफी हद तक सिमिलर है। सो CBSE अभी क्या होता है, CBSE सिलेबस बनाता है
और महाराष्ट्र बोर्ड क्या करता है, एमएच बोर्ड सीबीएसई का सिलेबस के दम पर अपना सिलेबस तय करता है। अभी दोनों के सिलेबस के चैप्टर सेम है, सिर्फ सीबीएसई डीप ज्यादा है, महाराष्ट्र बोर्ड डीप कम है। तो वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है, जिसको आईएफआरएस बोलते हैं, ठीक है, उसके दम पर इंडिया वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं जो आईएफआरएस की तरह रहते हैं, डुप्लीकेट नहीं रहते बट सिमिलर होते हैं। जैसे महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस सीबीएसई की तरह है, उतना डीप नहीं है लेकिन काफी हद तक मैच करता है। वैसे ही जो आईएफआरएस के स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो जो 160 देश मिलकर बनाते हैं, उसको उसके टाइप इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भारत के भीतर लागू हो वो बनाता है। तो फर्क समझ में आया तुमको? इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत तक हद तक आईएफआरएस की तरह ही रहता है। मतलब सपोजिटली ब्राजील वाले आईएफआरएस फॉलो करते हैं, इंडिया वाले फॉलो करते हैं, तो ब्राजील का जो अकाउंट है और इंडिया का अकाउंट काफी हद तक सिमिलर होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. तो ये कंसेप्ट है कि इंडिया की गाड़ी यूरोप में भी चलनी चाहिए, ठीक है। तो टोयोटा क्या करता है, दुबई के लिए उनका लेफ्ट व्हील ड्राइव होगा, इंडिया के लिए राइट व्हील ड्राइव है। तो जैसे जिस देश में है वैसे बनाओ। तो इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियन कंडीशन के हिसाब से बनाता है बट आईएफआरएस की सिमिलर रहता है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के बारे में दिया है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन ऐसे अलग अलग स्टैंडर्ड्स है, 32 स्टैंडर्ड्स है, जिसमें से उन्होंने कुछ दिया है। AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज है कि तुम्हारा वो बताता है कि तुम यदि डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन है तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मत फॉलो करो। एक डिस्क्लोज करो तुम कौन सा पॉलिसी फॉलो कर रहे हो। डू यू एग्री डेप्रिसिएशन में दो पॉलिसी हो सकते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन मेथड हो सकता है या तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. तो तुम यदि स्ट्रेट लाइन पॉलिसी फॉलो कर रहे हो तो तुम बताओ शेयर होल्डर्स को कि भाई तुम स्ट्रेट लाइन पॉलिसी फॉलो कर रहे हो और तुम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पॉलिसी फॉलो कर रहे हो, तो तुमको बताना पड़ेगा। तुम अंधेरे में नहीं रख सकते शेयर होल्डर्स को, तुमको बताना पड़ता है कि तुम कौन सा पॉलिसी फॉलो कर रहे हो। उसी हिसाब से वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है, उसमें मैंने तुमको बताया था, तुमने गोल्ड खरीदा 45,000 में, एक तोला, फिर 46,000 में और बेचा 50। तो फीफो मेथड यदि तुम फॉलो कर रहे हो तो 50,000 माइनस 45 माइनस करोगे, और लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो कर रहे हो तो 50 माइनस 46 कर रहे हो, ठीक है। तो तुम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो, फीफो लीफो, तुमको ये सब इन्वेंट्री में आता है, तुमको बताना पड़ता है। उस हिसाब से कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कहाँ से कैश आया कहाँ पे गया, उसका एक AS3 आता है। डिप्रिसिएशन मैंने तुमको बताया, इसमें तुम कौन सा स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग सब डिप्रिसिएशन के बारे में आएगा। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में AS8 नंबर बताता है, ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब करना है, बीवाईटी कॉलेज ने आज 100 स्टूडेंट्स का नाम 200 स्टूडेंट्स का लिस्ट बनाया, बट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज 10 तारीख को करेगा जब फीस आएगा। तो कब रिकॉग्नाइज करना है, हॉस्पिटल में वेटिंग लिस्ट में लोग हैं लेकिन एडमिशन, तो कब रिकॉग्नाइज करना है, जब एडमिशन लिया। ऐसे अलग अलग तरीके से कब रिकॉग्नाइज करना है ये AS9 बताता है। AS10 अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स की बात करता है कि तुमने 1 लाख का तुम्हारा मशीनरी है, तुमने ट्रक से लाया, ट्रक का 2,000 दिया तो तुम्हारा 1,02,000 होगा। तो फिक्स एसेट का वैल्यूएशन कैसे निकालने का ये बताता है। ग्रांट मतलब गवर्नमेंट तुमको जब पैसा देता है तुमको लौटाने की जरूरत नहीं है, फुकट का होता है। तो ग्रांट को कब रिकॉग्नाइज करना है, गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया तब या जब दिया तब, ये सब AS12 बताता है। अकाउंटिंग 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट है, तुमने शेयर्स खरीदा कोई कंपनी का, तो तुम उसको वैल्यूएशन, मार्केट वैल्यू अलग रहेगा, तुम्हारा खरीदने का वैल्यू देगा अलग। तुमने रिलायंस के शेयर एक 1200 में लिए, एक 1250 में लिए, 100 शेयर खरीदे, बाद में 50 बेचे, इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन क्या होगा ये बताता है। टैक्सेस और इनकम को किस प्रकार से ट्रीट करना है, अभी का टैक्स, तुम भविष्य में टाला टैक्स, डेफर्ड टैक्स, अलग अलग प्रकार के टैक्स के कैसे वैल्यूएशन करने। तुम्हारे नॉलेज के लिए ये सीए इंटर जो है ना, सीए इंटर सुना है, सीए के एग्जाम से रहते हैं, फाउंडेशन इंटर और फाइनल, सुना है तुमने? हाँ सर, सुना.
ये सीए इंटर के सिलेबस में पूरा डिटेल स्टडी होता है। ठीक है, तुम लोग को तो सिर्फ नाम दिया है, इसका डिटेल स्टडी सीए में होगा। सो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे चैप्टर या वीडियो था।